अब आगे बढ़ते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कैलाश जोशी जी से, हमारे जो अगले वक्ता हैं उनके स्वागत के लिए आए। हमारे श्याम सिंह कुमरे जी। श्याम सिंह कुमरे जी मध्य प्रदेश शासन में लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और काफ़ी समय काम किया है उस पूरे क्षेत्र में, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कल्याण आश्रम से जुड़े हुए हैं, इन विषयों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको जानते हैं। मैं अभी उनको आमंत्रित करता हूं इसके बाद कि वो आएँ। और चूंकि देखिए अगला सत्र 4:30 में प्रारंभ करना है, 4:06 हो गए हैं, बीच में एक टी ब्रेक भी होगा, तो आप जितना इसको छोटा करेंगे हम लोग उतना टी ब्रेक छोटा होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम चाय छोड़ सकते हैं, लेकिन चाय रखी है तो कोशिश करेंगे चाय का समय हम लोग कम कर लेंगे। आधा घंटा नहीं पिएंगे, 5 मिनट में पी के आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग बौद्धिक कर्मयोगी हैं, तो उसी के लिए आए हैं, दूर दूर से इकट्ठा हुए हैं। मैं श्याम सिंह जी को बुलाता हूँ, उसके बाद केवल एक शोध आलेख वो प्रस्तुति होगी, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। श्याम सिंह जी। सम्माननीय मंच और सभागार में उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले हमारे जो नरेंद्र मरावी जी हैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं। वो उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि स्थानीय स्तर पर जो हमारा मूल समाज है उससे दूर करने के लिए, चाहे आदिवासी कहें, मूल निवासी कहें, और संवैधानिक शब्द अनुसूचित जनजाति है, उस वर्ग को दूर करने के लिए अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं यदि सिवनी ज़िले की बात करूं, सर हमारे सामने बैठे हैं सांसद महोदय हैं बैतूल से, आप भी गए थे। आप विश्वास नहीं होता कि गौमांस के व्यापार में जनजाति के वर्ग को आगे मजदूर के रूप में आगे करके और ये व्यापार किया जाता, और उस घटना में 2 जनजाति के लोग मारे गए। तब ये घटना सबके सामने आई और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया उसके लिए। अब ये, और इसी तरह से अब वहाँ क्या है कि एक बिरसा ब्रिगेड करके है। भगवान बिरसा मुंडा तो हमारे भगवान हैं, सबके आराध्य हैं, तो उनके नाम से ब्रिगेड बना हुआ है। अब वो संचालित है नागपुर से। अब उनको सारे संसाधन कहीं और से आते होंगे, जैसे मालवा निमाड़ में जयस और दूसरे संगठन हैं, जयस भी वहाँ उनके साथ मिला हुआ है। तो ये लोग हर स्थानीय एरिया की स्टडी करते हैं और जिस एरिया में जो उनका सूत्र काम करे उस फार्मूला को वहाँ अप्लाई करते हैं, और उस पर रोक के लिए या प्रतिबंध के लिए हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। पर जैसे नरेश जी ने बताया उस तरह से हम लोग 1.5 साल से उधर गए हुए हैं, तो इस चीज़ को कर रहे हैं। छोटे छोटे लोग जिन्होंने अभी ईसाइयों ने क्या है, उनके नाम नहीं बदले हैं। वो ईसाई धर्म को लोग मानते हैं लेकिन उनके नाम नहीं बदले, और नाम नहीं बदलने के कारण वहाँ एक चीज़ और है, मुस्लिम भी शामिल हैं इसमें। तो जनजाति की महिलाओं से, लड़कियों से वो लोग शादी कर लेते हैं, 3-4 शादियाँ वो कर सकते हैं, और उनके नाम से वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। क्यों? कि अनुसूचित जनजाति की प्रॉपर्टी खरीदने में रोक लगी हुई है, बिना कलेक्टर के परमिशन के प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। तो उनका नाम नहीं बदलते लेकिन शादी कर लेते हैं, उनसे चुनाव भी लड़वाते हैं, सरपंच भी बनवा लेते हैं, जनपद सदस्य भी बनवा लेते हैं, और बिहाइंड द कर्टेन वही उसका लाभ लेते हैं। अब ये चीज़ें चलती हैं, इसको रोकने के लिए अब वो आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, जब कोई इस तरह के हम जो धार्मिक आयोजन करते हैं, ग्रामीण देवता सबके हैं, कुल देवी देवता भी हैं, उनके आयोजन कराने पड़ते हैं। और उसके लिए हमने पकड़ा वहाँ के जो इनके भूमिका बोलते हैं, उनको पंडित जो होते हैं हमारे, वो भूमिका होते हैं वहाँ पे।
तो भूमिका लोगों को प्रोत्साहित करके उनसे कुछ हम स्थानीय जो देवता हैं उनका धार्मिक आयोजन कराते हैं, और आयोजन में फिर आइडेंटिफाई हो जाते हैं क्योंकि उसमें वो आते नहीं हैं या बचने की कोशिश करते हैं या कहीं चले जाते हैं, किसी न किसी बहाने से वो बचना चाहते हैं उससे। तब फिर उन पर काम होता है, तो उन्हें भूमिका लोगों को उनके साथ लगाया जाता है, वो उनको समझाते हैं। पहले तो भूमिका लोगों को समझाना पड़ता है, और ये समस्या है जैसा कि अभी बात आई कि ईसाई और अंग्रेज में वो अंतर नहीं कर पाते हैं लोग। अंग्रेज मतलब सीधे ध्यान जाता है इंग्लैंड, और ईसाइयों को अपना समझते हैं। यहाँ तक कि वो ये जो हमारे बिरसा ब्रिगेड है वो ये समझाता है कि मुस्लिम और ईसाई हमारे दोस्त हैं, ये भी शोषित हैं हमारी ही तरह, और हम सब मिलके मनुवादियों का सामना करना होगा हमको, और हमारे जो शोषक हैं वो मनुवादी, ये मनुवादी शब्द यूज़ करते हैं। और ये इस चीज़ के लिए बहुत तालियां बजती हैं, और अपना पैसा भी देते हैं, चंदा देते हैं, चावल देते हैं, अनाज के रूप में जो भी होता है उनके पास वो देते हैं, और अपनी मजदूरी का पैसा तक उनको देते हैं, और उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आप सोचिए, और उस कार्यक्रम के माध्यम से एक भी किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। इसके बावजूद भी वो पागल हैं बिल्कुल उनके लिए। उनको समझाने में बड़ी समस्या आती है, तरह तरह के प्रश्न करते हैं। उनको ये बता दिया जाता है, जैसे अभी डीलिस्टिंग हो रही, डीलिस्टिंग में हम लोग लगे तो उनको ये समझा दिया गया है कि तुम्हारा देखो आरक्षण कम हो जाएगा। अभी जो पंच सरपंच या मंडी के चुनाव या विधायक के चुनाव या सांसद के जो सीट हैं वो सब कम हो जाएंगी आपकी, यदि डीलिस्टिंग हो जाएगा तो। उनको जो मिलने वाला लाभ है उसके बजाय उनको इस तरह से गुमराह कर देते हैं। तो वो समझाना पड़ता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, समझ जाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा अपने को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये, लेकिन एक चीज़ है कि हमारा जो सिस्टम है, ये संस्थाएं तो काम कर रही हैं, लेकिन उन संस्थाओं को रोकने के बारे में हम कुछ कर नहीं पा रहे। उनको शासकीय तौर पर हम कैसे रोकें, उसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और स्थानीय प्रशासन का सहयोग उसमें लेना होगा। अब उसमें राइटिंग में शासन तो कोई आदेश निकाल नहीं सकता है, उपासना की स्वतंत्रता सबको है, अपनी बात कहने की भी स्वतंत्रता है। अब वो कोई ऐसा रिकॉर्ड तो है नहीं कि वो बात होती है देशद्रोह की, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता अपने पास, और वो उसमें हम ज़्यादा सफल भी नहीं हो पाएंगे। संवैधानिक स्थिति और ये सब चीज़ को देखें तो देशद्रोह के मामले में हम सफल नहीं हो पाएंगे उनको रोकने में। तो उसके लिए जो स्थानीय स्तर पर हम लोग पुलिस की मदद लेते हैं, और उसमें कोशिश करते हैं कि उनको डिस्करेज किया जाए जो बाहर से आते हैं वक्तागण, और स्थानीय लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि देखिए, ना तो तुम्हारा आरक्षण कम होगा, और ना ये पंचायत की या मंडी की या विधानसभा या लोकसभा की सीट कम होने वाली है, बल्कि इससे आपका लाभ होगा। जो ये शासकीय नौकरियां हैं वो आपको जो मिलनी थी, वो जो ईसाई बन गए हैं, जिनका धर्मांतरण हो गया है, उनको मिल रही हैं। इसलिए आपके बच्चे बेरोजगार हैं। और हमें मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसे आपका वो जो एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है, वनांचल है, वहाँ पे बीएससी ग्रेजुएट बेरोजगार हैं अभी भी। तो मैंने कहा ये बीएससी ग्रेजुएट है, ये बेरोजगार क्यों हैं? इसी वजह से है कि इनके बदले की नौकरी दूसरे धर्मावलंबियों ने ले ली। तो उनको बात समझ में आती, और अब वहाँ गांव में ही टोलियाँ बन गई हैं, और वो ये काम, अपना जो काम है वो खुद कर रहे हैं। अब हम जैसे हिंदू नहीं हैं, ये बात आ रही है बहुत ज़बरदस्त। अब हिंदू नहीं है, उसके लिए उनको ये बताना पड़ता है कि भाई
चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि आप हिंदू नहीं हो, तो आपके सामने हिंदू है, मुस्लिम और ईसाई। यदि आप हिंदू रहते हैं तो आपको क्या समस्या, आपकी परंपरा, आपकी संस्कृति, आप जिस देवी देवता को मानते हो उसके मानने में क्या बाधा आती है? कभी कोई हिंदू मतावलंबी आपके पास आके कहता है कि इन देवी देवताओं को मत मानो या सत्यनारायण की कथा करा लो, तो बोलते नहीं, बल्कि हमारे कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। हमका कोई ईसाई आता है आपके पास, आपका प्रसाद ग्रहण करता है, तो बोले नहीं। तो कोई मुसलमान आपका प्रसाद ग्रहण करता है, तो बोले नहीं। तो फिर वो आपके करीब कैसे हो गए? फिर यदि आप अभी जिस परंपरा संस्कृति को आप मान रहे हैं उसमें हिंदू मतावलंबी तो आपको कोई व्यवधान नहीं पैदा करता, लेकिन यदि आप ईसाई हो गए तो क्या आपकी ये संस्कृति और परंपरा रहेगी आपके साथ? या मुस्लिम हो गए तो क्या ये परंपरा संस्कृति रहेगी? और जो बन गए हैं वो क्या ये देवी देवताओं को मानते हैं आपके? तब उनको समझ में आता है कि हाँ ये तो बात सही है। लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्यों ये भय है कि उनके आरक्षण का विरोध करने वाले बोले ये तो नहीं है, आरक्षण का विरोध करने वाले हमारे अपने ही लोग हैं जिनको आप कह रहे हो कि हमारे साथी हैं, हमारी परंपरा और संस्कृति को मानने वाले हैं और उनके कारण हमारी परंपरा संस्कृति को कोई समस्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगा कि उनकी समस्या बड़ी नहीं है, थोड़ी सी समझ की समस्या है। एक हम उनके बीच जाएं और उनके अंदर एक विश्वास पैदा करें कि हम आपके हितैषी हैं और हम और आप एक ही हैं और एक हैं और एक रहे हैं और रहेंगे भी एक। ये एक अभी क्षणिक समस्या आई है हमारे सामने, और जो लोग ईसाई धर्म को अपना लिए हैं लेकिन वो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे, उनकी वापसी भी अब हमारे वो जो पढ़ना है, वो जो भूमिका हैं वो करा रहे हैं। तो उनका हमको सहारा लेना चाहिए। और क्या समय हो गया सर? चलिए वो बात कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाता हूँ। देखिए, ये जो समस्या है हमारी स्वतंत्रता के पहले, जब हम ब्रिटिश पीरियड से शुरू हुई, मैक्स मुलर ने जो हमारी जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी उसके तहत ये मान के चल रहे हैं हम लोग शुरू से, हम लोग भी मान रहे हैं क्योंकि अभी वो चेंज तो हुआ नहीं सरकारी रिकॉर्ड में, कि यूरोपी जो हैं वो बाहर से आए, आक्रमणकारी थे और द्रविड़ यहाँ पे थे, और द्रविड़ सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी और ये प्राचीनतम सभ्यता है। तो आर्य और द्रविड़ के रूप में हम लोगों को, हमारे समाज को, जो बृहद समाज था उसको विभाजित करने की कोशिश इतने सालों से हो रही है, जब से अंग्रेज आए तब से। और उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि वो उनके अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए किस तरह से परिस्थिति निर्मित करें, यही एक उनका मुख्य उद्देश्य था। 1921 में जब सिंधु घाटी की सभ्यता मिली तो वो तो उस समय की विकसित नगरीय सभ्यता थी, दुनिया में कोई भी सभ्यता तब इतनी विकसित नहीं थी। तो उनको फिर ये समस्या हो गई कि यदि इस सभ्यता को हम आर्यों से जोड़ दें तो फिर जो उन्होंने जो पहले थ्योरी दी थी कि आर्य बाहर से आए थे, आक्रमणकारी थे, तो वो थ्योरी तो फिर फेल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि उसको द्रविड़ से जोड़ दिया फिर कि ये द्रविड़ियन थे और ये द्रविड़ सभ्यता थी। वास्तव में उसी आधार पे फिर थोड़ा सा हमारे संविधान में भी बात आ गई और जितनी भी किताबें लिखी गई, इवन आईएएस के जो सिलेबस में प्रश्न आते थे उसका उत्तर भी इसी तरह से लिख के देना पड़ता था। यदि हम ये कह देते कि नहीं साहब वो तो द्रविड़ और आर्य एक थे तो वो 0 नंबर मिलता। तो हमने खुद भी यही पढ़ा और लिखा भी है, ईमानदारी से बता रहे हैं कि आर्य और द्रविड़ अलग अलग थे। और अब बड़ा दुख होता है अंदर से,
जब से ये बात, जब तक देखिए शासन स्तर पे जब तक ये बात नहीं आती तो आप कैसे ये बातें कर सकते थे। और हम लोग तो शासन में रहते भी नहीं कर सकते थे, और जब पढ़ते थे तब भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिलेबस में तो यही था। तो अब मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे, आप खड़े हो गए सर बहुत देर से। चलिए, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये जो विषय है ये शुरू किया है, वनवासी कल्याण आश्रम ने और सभ्यता विकास केंद्र ने। ये बृहद समाज के लिए बहुत उपयोगी है और इसकी बहुत ज़रूरत है। आज हम सब वास्तव में एक ही हैं, और कल तुलनात्मक सारी बातें हुई हैं। जनजाति की परंपराएं, मिश्रा जी तो बहुत अच्छी तरह से इस पे वर्कशॉप वगैरह करा रहे हैं। हम सब एक ही हैं, बस ये है कि ये जो फूट डालने वाली बात हो गई है उसको हम समाप्त करा लें। पर जो उनके साथ हम जब काम कर रहे हैं तो ये समझ में आ रही बात, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, विश्वास की कमी है कहीं ना कहीं हमारे उनके बीच में। विश्वास की कमी, एक अविश्वास है, पता नहीं क्यों, तरह तरह की शंकाएं, उनको हमको दूर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी परिश्रम से हो जाएगा। विश्वास हम पैदा कर दें, सब काम ठीक हो जाएगा। एक चीज़ और, डीलिस्टिंग का काम बहुत जल्द करना होगा, और डीलिस्टिंग के लिए उनको ये समझाना पड़ेगा। उन्होंने क्या कर रखा है कि अब डीलिस्टिंग के लिए कोई ईसाई या कोई मुस्लिम हमारे आगे नहीं आता है प्रतिवाद करने के लिए, जनजाति के लोग ही आते हैं सर। और जनजाति के लोग इतने, उनको अच्छे से ट्रेंड कर दिया है कि वो तरह तरह के सवाल करते हैं। लेकिन हम जानबूझ के जब शादियों में जाते हैं, 13वीं होती है 13वीं में जाते हैं, या जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ जानबूझ के इस विषय को हम उठाते हैं और आपस में बातें होती हैं, और उसमें फिर झड़प भी होती है, और समझाना पड़ता है कि डीलिस्टिंग क्यों ज़रूरी है। तो ये काम किताबें लिख देने से इससे नहीं होगा। दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो शासकीय तौर पे हम अपने फिर से हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी, बल्कि पूरी हिस्ट्री मध्यकाल की भी लिखनी पड़ेगी, जो उन्होंने मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया है, मध्यकाल की लिखनी पड़ेगी, और हमारी एंशिएंट हिस्ट्री भी ठीक करनी पड़ेगी, और मॉडर्न हिस्ट्री तो करनी ही करनी है, जिसमें पहले तो बता दिया गया कि साहब अहिंसा के माध्यम से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत था, लेकिन उसके साथ उसके सहायक के रूप में जिस सिद्धांत ने काम किया, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, पूरे परिवार के परिवार ने बलिदान दिया है, और उसमें हर वर्ग के लोग हैं, पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया। लेकिन अब वनवासी कल्याण आश्रम इस संबंध में प्रयास कर रहा है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, तो उससे फ़र्क पड़ रहा है। लोगों को जब बताया जा रहा है तो उनको अच्छा लगता है। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बताएं आपको कि हबीबगंज स्टेशन था, उसका नाम जब से गोंड रानी भोपाल की थी, रानी कमलापति के नाम से हुआ, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। भगवान बिरसा मुंडा को गांधी जी के बराबर दर्जा दिया, तो भी लोगों को बहुत मतलब एक गौरवान्वित फील कर रहे हैं वो। और जब से मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाए हैं, आप यकीन मानिए कि बिल्कुल वनांचल में जाओ, वहाँ भी लेडीज़ को, खासकर लेडीज़ को बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुश हैं कि बहुत अच्छा हो गया, शपथ ले लिया। आज देखिए कितना कंसर्न है उनका, वो उधर वनांचल में, कि बोले वो मुर्मू जी ने, ठीक से नाम भी नहीं आता कुछ लोगों को, तो वो लेकिन खुश हैं कि राष्ट्रपति बन गई हमारी जनजाति की महिला। तो उसके लिए सभी पूरे देशवासियों को धन्यवाद। ये एक अवसर मिला है, और इससे विश्वास पैदा होगा लोगों में। अब मैं लगता है कि आप पे ज्यादती कर रहा हूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ मैं लाया था, लेकिन अब नहीं बोल पाऊँ, क्षमा कीजिए सर, फिर कभी और अवसर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।